नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जुडिशियल अफेयर। आज हम इस वीडियो में रेस जस्टिस के टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं जो सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड है। पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एंड होपफुली आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं वो है रेस जस्टिस क्या होता है, क्या डेफिनेशन है रेस जस्टिस की, सेक्शन 6 क्या कहता है और उसकी इलस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट दी गई हैं वो डिस्कस करेंगे हम। ट्रांजैक्शन एक टर्म है जो डिफाइन है सेक्शन 6 में। ट्रांजैक्शन का क्या मीनिंग है वो भी डिस्कस करेंगे हम। और भी बाकी जो एग्जांपल निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉस में से वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या एक स्टेटमेंट या कोई एक्ट और ओमिशन रेस जस्टिस कहलाएगा वो डिस्कस करेंगे। और हेयर से और रेस जस्टिस का क्या जो है कॉम्बिनेशन है, क्या जो है इनका रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे हम। इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वन बाय वन वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए रेस जस्टिस जो है वो है एक लैटिन टर्म जिसका मीनिंग है थिंग्स डन। आप कह सकते हैं कि फैक्ट विच सराउंड द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर रेस जस्टिस। इट मीन्स कि से सपोज कोई इवेंट हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है, उसको जो सराउंड करने वाले जो भी फैक्ट हैं वो रेस जस्टिस कहलाते हैं। अब वो रेलिवेंट होंगे या नहीं होंगे वो जो है वो एविडेंस एक्ट में डिफाइन है। लेकिन आप मोटा मोटा मान लीजिए फैक्ट विच सराउंड द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर रेस जस्टिस। और रेस जस्टिस एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग है थिंग्स डन। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को। सेक्शन 6 में जो है इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज एक बार हम देख लेते हैं। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। मोटा मोटा इसमें जो है जो कीवर्ड्स निकल कर आते हैं वो दो निकल कर आते हैं। एक कि फैक्ट्स जो हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए फैक्ट इन इशू के साथ, और वो जो है एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होना चाहिए। यानी कि एक तो कनेक्शन जरूर होना चाहिए और एक सेम ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। सेम ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। आप मेनली ये चीजें याद रखिए कि ऐसे फैक्ट जो कनेक्टेड हैं फैक्ट इन इशू से और वो फैक्ट जो है वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है वो जो है रेलेवेंट होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है। देखिए ट्रांजैक्शन को जो है सर जेम्स स्टीफन ने भी डिफाइन किया है और प्रिंसम्स ने भी डिफाइन किया है। आप ट्रांजैक्शन को इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्स है। से सपोज कोई पर्सन जो है किसी का मर्डर करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो उसका पहले का कंडक्ट, उसकी प्रिपरेशन, उसके बाद का कंडक्ट, उसने क्या कहा, विक्टिम का क्या बिहेवियर था, जो बाय स्टैंडर्ड्स थे उनका क्या बिहेवियर था, उन्होंने क्या कहा। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ये छोटे छोटे फैक्ट्स निकल कर आते हैं और इनको जब हम ग्रुप कर देते हैं तो एक ट्रांजैक्शन निकल कर आती है। जिस वो ट्रांजैक्शन क्या है कि उसने ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया है। यानी कि एक ऑफेंस करने के लिए जो भी फैक्ट्स का ग्रुप कर देते हैं वो एक ट्रांजैक्शन है। आप कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो वो क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। उसमें जो भी बातें निकल कर आती हैं वो जो है रेलेवेंट मानी जाएंगी। वो रेलेवेंट मानी जाएंगी, वो एडमिसिबल नहीं होंगी। एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी में डिफरेंस है, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसे रेफर कर सकते हैं। यानी कि वो रेलेवेंट तो होगी लेकिन एज ए एविडेंस वो एडमिसिबल होगी या नहीं होगी ये जो है वो डिसाइड करेगा। आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। इंडियन एविडेंस एक्ट की जो बेर एक्ट लैंग्वेज है वो समझ में आई होगी। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस करते हैं पर्टेनिंग टू रेस जस्टिस। यानी सेक्शन 6 में जो इलस्ट्रेशन दी गई हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रेस जस्टिस में जो इलस्ट्रेशन है वो दो तरह की होंगी। पहली जिसमें कोई स्टेटमेंट दी गई होगी और उस स्टेटमेंट को रेलेवेंट माना गया है या माना जाएगा, और दूसरी किसी पर्सन ने कोई एक्ट या ओमिशन किया होगा और उस एक्ट को या ओमिशन को रेलेवेंट माना जाएगा। अब इलस्ट्रेशन ए जो है इसमें क्या था कि ए पर्सन बी का मर्डर कर रहा है और मर्डर कमिट करते समय उसने बी को मारा और बी को मारते हुए उसने कुछ बात कही। अब ए यानी जो मार रहा है, बी जिसे मारा जा रहा है, या बाय स्टैंडर्स जो देख रहे हैं, उनकी कोई भी बात अगर उस समय कही जाएगी तो वो जो है रेलिवेंट मानी जाएगी, वो एडमिसिबल हो सकती है एज ए एविडेंस। वो उसके कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे। हर एक स्टेटमेंट ऐसे रेलेवेंट नहीं मानी जाएगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट कि अगर कोई सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है
तो जो भी बात की जाएगी विक्टिम के द्वारा या एक्यूज के द्वारा या बायस्टैंडर्स के द्वारा तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी। ये तो हुआ एक पार्ट रेस जस्टिस का जहाँ पे स्टेटमेंट को रेलिवेंट माना गया है। और बी सी डी जो है वो एक्ट और ओमिशन के बेस पे है, यानी कि कोई पर्सन कोई एक्ट या ओमिशन कर रहा है और उस एक्ट को सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जा रहा है और वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, वो एक्ट और ओमिशन सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, इस वजह से उन्हें रेलेवेंट माना गया है। क्या है ये एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि से सपोज कोई पर्सन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करता है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करता है, तो वो जैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वो एक्ट कर रहा है, तो वो भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, वो रेस जेस्टे के अंडर कवर किए जाएंगे। सी इलस्ट्रेशन में क्या है कि कोई ए जो है बी के ऊपर सू करता है लिबल के लिए, यानी मानहानि का आप इन शॉर्ट कह सकते हैं। तो जो उनके बीच में मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे ए बी के अगेंस्ट के बीच में जो मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे वो भी रेलेवेंट माने गए हैं, क्योंकि वो भी उनका एक्ट था, उन्होंने मैसेज टाइप किए थे, लिखे थे। तो जो लास्ट इलस्ट्रेशन है उसमें क्या है कि ये क्वेश्चन रेज हुआ कि कोई सर्टेन गुड जो ऑर्डर की थी बी ने वो डिलीवर की थी ए ने या नहीं। तो ये पाया गया कि ए ने बाकी सेम टाइम पर बाकी लोगों को वो गुड डिलीवर की थी, तो ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना गया। इन शॉर्ट रेस जस्टे में स्टेटमेंट को भी रेलेवेंट माना जा सकता है और एक्ट और ओमिशन को तो रेलेवेंट माना ही जाता है। अब जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट को रेस जस्टे का पार्ट माना गया है, इसको बहुत ही केयरफुली और बहुत ही कोशिश के साथ यूज करना चाहिए जजेस को भी, और ये किया भी जाता है कोशिश के साथ। क्यों? उसका एक कारण है कि सपोज ए और बी के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है और बी जिसे कानून की कुछ नॉलेज है, लॉ की कुछ नॉलेज है, वो डेलिबरेटली कुछ ऐसी बातें कहता है जो उसके फेवर में है, तो और वो कोर्ट में कहता है कि इन्हें रेलेवेंट माना जाए। लेकिन अब कोर्ट क्या चेक करेगी? कोर्ट चेक करेगी क्या वो स्टेटमेंट जो उस पर्सन ने दी है वो हमने डिस्कस किया वो विक्टिम भी हो सकता है, वो एक्यूज भी हो सकता है, वो बाय स्टैंडर्ड्स भी हो सकता है। क्या वो स्टेटमेंट स्पॉन्टेनियस थी या नहीं थी? ये बहुत जरूरी है, स्पॉन्टेनियस होना बहुत जरूरी है, और वो फैब्रिकेटेड नहीं होनी चाहिए वो स्टेटमेंट, और उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए एरर की। जज को अपने आप को सेटिस्फाई करना जरूरी है बिफोर, उससे पहले कि जो पर्टिकुलर एविडेंस जो है रेलेवेंट माना गया है उसको एडमिसिबल करने से पहले जज का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, इन चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद ही उस स्टेटमेंट को रेलेवेंट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन अपने फेवर में कुछ भी बोलेगा कोई भी क्राइम कमिट करते हुए और बाद में वो कोर्ट में कहेगा कि इस स्टेटमेंट को जो उसने डेलिबरेटली बोली है उसको एडमिसिबल किया जाए। ऐसा नहीं होगा। जो कोर्ट जो है वो ये सारे के सारे चेक्स देखेंगे कि उसमें एरर की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस थी या नहीं थी, जज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा वो रेलिवेंट थी या नहीं थी। ओनली देन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी एडमिसिबल इन द कोर्ट। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। जो इनके एक्सेप्शन है, यानी कि दो केसेस थे, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड एंड आर वर्सेस क्रिश्ची। इन दोनों ही केसेस में क्या हुआ था, कोर्ट ने जब ये चेक्स एंड बैलेंसेस अप्लाई किए तब पाया कि एक पॉसिबिलिटी है एरर की, और उन्होंने जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट थी उन स्टेटमेंट को एडमिसिबल नहीं किया, उन्हें रेलिवेंट नहीं माना। तो क्या थे इन केस के फैक्ट एंड फिगर्स हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बने रहिए तब तक हमारे चैनल के साथ। हम अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हेयर से एविडेंस और रेस जेस्टे का क्या रिलेशन है। देखिए रेस जेस्टे जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है हियर से एविडेंस का। जो एविडेंस है वो डायरेक्ट होने चाहिए, ऐसा सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस में कहा गया है। लेकिन सेक्शन 6 यानी कि रेस जेस्टे इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 60, ये हमें चीज याद रखनी है। अब इसका एक एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे कि आर वर्सेस फोस्टर केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन ने बहुत तेजी से एक व्हीकल को जाते हुए देखा और बाद में एक्सीडेंट कमिट हो गया। जब वो क्राइम सीन पर पहुंचा तब जो पर्सन जो इंजर्ड पर्सन था उसने डिटेल में बताया कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है, लेकिन वो इंजर्ड पर्सन बाद में मर जाता है। तब जो बातें जो इंजर्ड पर्सन ने कही थी उस पर्सन को जिसने सिर्फ तेजी से व्हीकल को जाते हुए देखा था, तो उसकी बातों को कोर्ट ने एडमिसिबल किया और रेलिवेंट माना। यानी कि अब देखिए ये पर्सन जिसने डिसीज की बातों को सुना, ये क्या एक हेयर से बातें हैं, हेयर से एविडेंस है, लेकिन इसे भी एडमिसिबल किया गया। ये एक एग्जाम्पल है
हेयर से एविडेंस को भी एडमिसिबल करने का, यानी कि रेस जेस्टे जो है वो एक्सेप्शन है हेयर से एविडेंस का। हेयर से एविडेंस को अगर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो एडमिसिबल किया जा सकता है। इसलिए रेस जेस्टे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका स्कोप जो है बहुत ही ज़्यादा है, वाइड है, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन में कुछ भी आ सकता है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। हम आगे केस लॉ भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। अब और एग्जांपल कुछ हम डिस्कस करते हैं। एन इंजर्ड पर्सन क्राई, से सपोज कोई पर्सन है इंजर्ड है जो वो रोता है, और रोने के बाद जो हमने सेम डिस्कस किया जो इंजर्ड पर्सन ने कहा उसे, तो अगर उसकी क्राई है कोई सुनता है तो उस बात को भी रेलेवेंट माना जा सकता है। जो अगर मान लीजिए किसी ने बुलेट फायर किया और उसने सिर्फ सुना है कि उस पर्सन ने शूट किया है और उसने ये नहीं देखा कि वाकई में उस पर्सन ने गोली चलाई है या नहीं चलाई, तो इस तरह की बातों को भी रेस जेस्टे का पार्ट माना गया है और इसे भी एडमिसिबल किया गया है। जेस्टर को भी देखिए, अगर कोई पर्सन जेस्टर से बताता है कि इस पर्सन ने जो है मेरा मर्डर किया है, बोल के नहीं बताता, तो वो बातें भी रेस जेस्टे में सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानी गई हैं। इसकी एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है। पर्सन बी अटैक्ड इन क्राइम फॉर हेल्प, अगर कोई पर्सन जिसे अटैक किया जाता है और वो रो रहा है हेल्प के लिए, तो ये सब बातें भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानी गई हैं। इन्हें भी एज ए एविडेंस जो है दिखाने के लिए क्या कंडक्ट रहा, सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या रहा, ये भी जो है फैक्टिंग इशू से किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है और इन्हें भी रेलिवेंट माना गया है। यानी कि रेस जेस्टे का स्कोप बहुत ही वाइड है। कोई भी चीज़, अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। से सपोज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था जहाँ पर एफआईआर को भी एज ए रेस जेस्टे का सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना गया। इस सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। डिटेल में केसेस की हम वीडियो सेपरेटली बनाएंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में, जहाँ पे हम पर्टिकुलर केसों के साथ पूरे इशू को डिटेल में समझेंगे। इन शॉर्ट आप समझिए कि एफआईआर को कभी भी एज ए एविडेंशियरी वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एफआईआर को भी एज ए एविडेंस माना गया। क्यों? क्योंकि वो एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट शो किया गया था। तो आप रेस जेस्टे को बिल्कुल हल्के में मत लेना। अगर आपकी कमांड है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, आप डिटेल में जानते हैं, तो वाकई में आप केस को कहीं से कहीं पलट सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ मैं कि रेस जेस्टे जो है सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट जो हमने कहा, उसमें सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कवर होता है। यानी कि जो बातें दी गई हैं, जैसे सेक्शन 7 में कहा गया है कि फैक्ट विच आर ओकेजन कोज एंड इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू आर रेलेवेंट। अब जो सेक्शन में कहा गया ओकेजन कोज इफेक्ट जो है, ये एज ए सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट भी है। आप कहेंगे कि अब सेम फैक्ट को हम एज ए सेक्शन 6 के अंदर भी रेलेवेंट करार दे सकते हैं और सेक्शन 7 के अंदर भी कह सकते हैं। किसी पर्सन का मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। अगर कोई पर्सन प्रिपरेशन कर रहा है और हमें उसे कोर्ट में एडमिसिबल करवाना है, तो या तो हम सेक्शन 8 के अंदर भी कर सकते हैं, सेक्शन 6 के अंदर भी उसे एडमिसिबल करार दे सकते हैं। यानी कि सेक्शन 6 जो है बहुत वाइड है, इसमें बहुत सारे सेक्शन जो है वो कवर हो रहे हैं। यानी कि जो बातें सेक्शन 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 14 में रेलेवेंट मानी गई हैं, वो सेक्शन 6 में ही, इन सेक्शन 6 इटसेल्फ दो स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट। यानी कि अगर ये सेक्शन ना भी होते तो सेक्शन 6 के अंदर हम उन्हें रेलेवेंट मान सकते थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है? इसका क्रिटिसिज्म देखिए क्या बेसिकली दो तीन वजह से होता है। पहले तो इसे यूजलेस कहते हैं सभी, की रेस जस्टिस जो है वो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि सेक्शन 7, 8, 9 और 14 भी इसी सेक्शन में कवर हो रहा है, तो इसे अलग से सेक्शन में देने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि जो बातें इनमें रेलिवेंट है वो बाकी के सेक्शंस में भी रेलिवेंट है। अब इसे कहते हैं कि ये बहुत ही हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि देखिए इसका स्कोप जो है बहुत वाइड है। स्कोप वाइड क्यों है? देखिए हमने कहा कि जो जजेस हैं उनको कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो देखने पड़ते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए एरर की। तो ये सब जो है, इस वजह से इसे कहा गया कि ये हार्मफुल है। क्यों? कभी कभार क्या होता है कि जो स्टेटमेंट रेलिवेंट मानी जानी चाहिए, वो हो सकता है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर की जिससे मिस्टेक हो जाए, वो स्टेटमेंट रेलिवेंट ना मानी जाए, या फिर जो मानी जानी चाहिए वो मान ली जाए और जो नहीं मानी जानी चाहिए वो जो नहीं माननी चाहिए वो मान ली जाए। तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसको बहुत ही कोशिश से यूज़ करने की ज़रूरत है। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है रजिस्ट्री का, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो, अगर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है
तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बढ़ जाती है और इसका जो है ऑब्वियसली इसका स्कोप जो है बढ़ जाएगा, इसका जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेस जस्टिस क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। स्टेटमेंट को हमने बहुत डिटेल में समझा है, आपको कहीं पे भी स्टेटमेंट के बारे में इतनी डिटेल में कहीं पर भी आई होप नहीं मिलेगा कि जितनी डिटेल में हमने समझा है। केस लॉज हमारे रहते हैं, कुछ केस लॉ को हम वन बाय वन आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशन हो इस चैनल से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यहाँ पर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की तो सीरीज चला ही रहे हैं और साथ में करंट अफेयर जो जुडिशरी से रिलेटेड है वो भी टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ। जय हिंद।